अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिपरिषद को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। इस विभाग में बंटवारे में 3 दिन के मंथन के पश्चात जब अमृत निकला तो कुछ के हिस्से में बहुत ताकतवर विभाग आए, तो कुछ के हिस्से में सामान्य और कुछ को तो बस ऐसे ही मत्स्य जैसे विभाग से काम चलाना पड़ रहा है। आज की परिचर्चा उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे पर। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में नए मंत्रिपरिषद को विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ने कर दिया है। इस विभागों के बंटवारे से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट कर दी है इस बंटवारे से कि फुल एंड फाइनल कंट्रोल वो अपने हाथ में रखेंगे, जैसा पूर्ववर्ती सरकार में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान रखा। इस बार भी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छाप बिल्कुल साफ दिख रही है। उम्मीद की जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर को काफ़ी अहम मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन उनको जो मंत्रालय दिए गए वो सामान्य किस्म के मंत्रालय माने जाते हैं। पिछली बार ये डिपार्टमेंट पिछली कार्यकाल में मोती सिंह के पास था और इसका एक हिस्सा ब्रजेश पाठक के पास RES हुआ करता था, जो केशव मौर्य को दिया गया। ब्रजेश पाठक को पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया। कमोबेश उनके कद में वृद्धि की गई है। मेडिकल एजुकेशन भी उनको साथ साथ दिया गया, यानी पूरा हेल्थ सेक्टर का जिम्मा ब्रजेश पाठक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है। तो इस पूरी कवायद में 5 महत्वपूर्ण नाम उभर कर सामने आए हैं जो काफ़ी अहम और ताकतवर मंत्री के तौर पर गिने जाएंगे। पहला नाम ब्रजेश पाठक का है। पूरा हेल्थ सेक्टर उनके पास, और सरकार कोरोना के जब महामारी के कहर और उसके आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही हो, उस वक्त ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा और साथ में मेडिकल एजुकेशन, इन सब चीज़ों को देना, ये बताता है कि सरकार ने उन पर काफ़ी भरोसा जताया है। सुरेश खन्ना एक बार फिर सरकार के लिए सदन में संकट मोचक बनकर उभरे हैं। उन्हें फिर से वही जिम्मेदारी दी गई जो पिछली सरकार में दी गई थी, संसदीय कार्य और वित्त। हालांकि मुख्य काम वित्त मंत्री का उत्तर प्रदेश में कुछ खास काम होता नहीं है, कोई खास रोल फिनांस मिनिस्टर का यूपी में है नहीं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का पद बहुत अहम है और अनुभवी और तजुर्बेकार खन्ना जी को ये पद दिया गया है। 8वीं बार वो MLA चुनकर आए हैं। लोग 1-2 बार में गिर पड़ते हैं, खन्ना जी 8वीं बार चुनकर आए हैं। इन सब के बीच 3 महत्वपूर्ण नाम और उभरे हैं, और बहनों भाइयों, इन नामों पर गौर किया जाना चाहिए जो मैं अगले क्षण अभी बताने जा रहा हूँ। इनमें सबसे बड़ा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास चहेते और बेहद ताकतवर PMO में अधिकारी रहे AK शर्मा आज से नहीं, गुजरात के ज़माने से मोदी जी के खास हैं। पिछले 1.5 साल से शर्मा जी इस उम्मीद में थे कि उनको उत्तर प्रदेश में कुछ काम लिया जाएगा, महत्वपूर्ण ओहदा दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद जो कुछ मिला वो काफ़ी आकर्षक है। शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में नगर विकास और एनर्जी डिपार्टमेंट यानी बिजली मंत्रालय किसी एक मंत्री को सौंपा गया है। नाम अरविंद कुमार शर्मा है। अब शर्मा जी को परफॉर्म करके दिखाना है कि शहरों की हालत बदलनी है, नगर निगमों की हालत बदलनी है और उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को और बेहतर बनाना है। सस्ती बिजली भी देना शर्मा जी के सामने बड़ी चुनौती है, और शहरों का विकास भी उनके सामने दूसरा बड़ा लक्ष्य है। एक बहुत चौंकाने वाली बात है, जितिन प्रसाद लोक कल्याण विभाग पाए, PWD। शायद जितिन प्रसाद को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि इतना बड़ा बोनांजा उनके हाथ लगने वाला है। तो जितिन प्रसाद PWD मिनिस्टर, यानी कद बढ़ाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंत्रालय और इसका बजट लगभग, अगर नमामि गंगे को जोड़ दे तो 1 लाख करोड़ के बजट वाला विभाग है ये। उत्तर प्रदेश में अगर किसी बजट के पास, किसी विभाग के पास इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा फंड अवेलेबल है और पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विभाग के पास सबसे ज़्यादा काम है तो वो विभाग जल शक्ति विभाग है। पूरा सिंचाई महकमा इसमें सम्मिलित है, माइनर एरीगेशन, मेजर एरीगेशन, पूरा सिंचाई विभाग, एरीगेशन डिपार्टमेंट, नलकूप, और उसके साथ जो मेजर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, जिसके तहत हर घर नल से जल देने की योजना भी सम्मिलित है।
ये 5 नाम है जो उभर कर सामने आए हैं। ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना, अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद और स्वतंत्र देव सिंह। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद ये सब अहम मंत्रालयों का जिम्मा इन सब के पास मौजूद है। आने वाले समय में इनके पास टास्क क्या होंगे, क्या विभागों के बंटवारे से क्या संदेश गया है, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से क्या कुछ रहा है, ये देखने वाली बात होगी। 2 नाम और छूट रहे हैं जिन्हें मैं मानता हूं कि अहम है। पहला नाम है दयाशंकर सिंह का। किस्मत बदल गई है, पत्नी घर में बैठ गई और पतिदेव परिवहन मंत्री बना दिए गए। परिवहन विभाग बहुत बड़ा महकमा है, सामान्य महकमा नहीं है। स्वाति सिंह जो पहले देखती थी उससे बड़ा है। और दूसरा JPS राठौर, किसी सदन में सदस्य नहीं, लेकिन सहकारिता जैसा बहुत बड़ा विभाग उनको सौंपा गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर इस पर चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब केवल लेफ्ट की तरफ देखिए आप, और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। और मैं बहुत अपने मन में बहुत सारी बातें संजोया हुआ हूं। विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके योजना करेंगे, रचना करेंगे, और जो योजना जिसके लिए बनी है उस तक पहुंचाने के लिए जो भी आवश्यक से आवश्यक कदम होगा उसे उठाएंगे। हम डिलीवरी भी देंगे और समयबद्ध देंगे। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी से संजय चौधरी, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर सुधीर पंवार, हेमंत तिवारी जी, ब्रजेश शुक्ला जी और संजय बेचन जी, और साथ में वीरेंद्र सिंह जी। आज का पैनल जोरदार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो संजय भाई, विभागों का बंटवारा आपने कर दिया, तो संदेश क्या दिया आपने? नहीं, विभागों का बंटवारे के साथ संदेश है कि हम आउटपुट देने के लिए तैयार हैं। एक नया जो उत्साह जनता ने हमें दिया है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तैयार हैं। और मंत्रिमंडल के बंटवारे के पहले ही जनता से जो हमने वादे किए थे उसके पूरा करने के लिए उनके राशन की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। बिजली के बिल को लेकर वो जो 50% करने का काम था वो हम कर चुके हैं। तो जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जनता ने हमें जिस उत्साह के साथ सत्ता सौंपी है, मंत्रिमंडल के साथ हम उसे डिलीवर करेंगे। हमारा वही तंत्र, वही मंत्र काम करेगा कि जो जनता के लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उस व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उसकी तकदीर तस्वीर कैसे बदले। एक सवाल करना चाहता हूँ जी। जो लाइन में सबसे आगे खड़े थे उनको सबसे छोटे विभाग, मैं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, इसको आप व्यक्ति के रूप में क्यों लेते हैं? व्यक्ति की जिम्मेदारियां, व्यक्ति के दायित्व तो संगठन के साथ बदलते रहते हैं और ये आवश्यक भी है। बदलाव अच्छे के लिए होना चाहिए, बेहतर के लिए हो रहा है। और ग्राम्य विकास तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने वाला विभाग है। एक ऐसा परिवर्तन अगर उत्तर प्रदेश का ग्रामीण जीवन, उत्तर प्रदेश की कृषि बदली है। देखिए, समाजवादी पार्टी के विकास और भारतीय जनता पार्टी के विकास में एक मौलिक अंतर था। उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास को गांव के किसान के, गांव के गरीब के दरवाजे तक पहुंचाया था। ये एक मौलिक अंतर है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भी, चाहे वो गांवों तक जल पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो जिस प्रकार से गांव में खेती, गांव में बिजली का, मैं एक तथ्य आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। पिछली बार ग्राम्य विकास जिस मंत्री के पास था उनकी शपथ 17वें नंबर पे हुई थी, यानी विभाग नंबर 17 था ये। इस बार विभाग नंबर 2 है ये। नहीं, इसका मतलब है ना कि हमारी प्रायोरिटी पर ग्राम्य विकास इस समय नंबर 1 पिछले कार्यकाल में प्रायोरिटी नहीं थी आपकी? नहीं, भाई हर समय बचाव करोगे? हर समय प्रायोरिटी बदलती रहती है, स्थिति के हिसाब से प्रायोरिटी बदलती रहती है। और आप देखेंगे कि केशव जी इस महकमे को, उत्तर प्रदेश के विकास की तस्वीर इस महकमे से ही बदलेंगे। सारे के सारे विभागों को इंटीग्रेटेड किया गया है। कुछ विभागों की चर्चा आपने भी की है। और गांव से गांव तक नल से जल पहुंचाने की योजना
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साथ इस योजना से जनता में बदलाव आएगा। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आगे जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश विकास की उसी रफ्तार के साथ दौड़ेगा जो 14 से दौड़ना शुरू किया था। ऑलराइट, प्रोफेसर सुधीर पंवार जी, बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका कार्यक्रम में। विभागों का बंटवारा हो गया है, पावरफुल लोगों की लिस्ट मैंने पढ़ दी है, लेकिन संजय भाई मानने को तैयार नहीं है। नहीं, संजय ये इसमें भी प्रायोरिटी तलाश रहे हैं। नहीं, यदि हम देखें इसका जो लिस्ट, पहले तो बताओ कोई आपत्ति है आपको इस बंटवारे पे? नहीं, मंत्रालय का बंटवारा तो सरकार की दशा और दिशा दिखाता है। उसको मैं बता दूं कि आधा उत्तर प्रदेश का तो प्रतिनिधित्व नहीं है। जो हमारा मंत्रालय अभी बटा तो करीब करीब 35 जिले तो उसमें शामिल ही नहीं है। 3 जिले ऐसे हैं जहाँ से 3-3 मंत्री हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ से 2 हैं, और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ से 1 है। लेकिन कुछ नामों का, जैसे पिछली बार के जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे दिनेश शर्मा जी, बहुत लंबा संघ का उनका और भारतीय जनता पार्टी का कैरियर था, उनका नाम ना होना, आशुतोष टंडन जी का नाम ना होना, और कई ऐसे तो लोग आप क्यों इन लोग के लिए इतना दुखी हैं? नहीं, हम लोग दुखी नहीं है। यदि ये मानते हैं, नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, यदि ये मानते हैं कि एफिशिएंसी के हिसाब से जब तक ये मंत्री थे तब तक तो इनको कभी नहीं छोड़ते थे। आज जब मंत्री नहीं है तो उनके दुख पे आप यदि भाजपा छाती पीट रहे हैं। यदि भाजपा ये कहती है कितने दिनों के मंथन के बाद इन्होंने किसी आधार पर मंत्रालय दिए, तो उन्हें मानना पड़ेगा ना कि वो लोग एक्शन थे इसलिए उन्हें ड्रॉप किया गया। ये माने ने। दूसरा जो आप क्या मानते हैं उन दोनों के बारे में? अपनी ओपिनियन बताओ। नहीं, अपनी ओपिनियन, वो तो अच्छे मंत्री थे। अब तो अच्छे ही मंत्री थे, जब ही तो हटाए गए, है ना? जो अच्छे मंत्री थे वही तो हटाए गए। आप सिफारिश कर दिया और पक्का उनका काम लग गया। दूसरा जो आप कह रहे थे, मेरा दूसरा ये है कि जो हम ताकतवर और मतलब दूसरे मंत्रालय लेते हैं, लेकिन मुझे मेरा कंसर्न ये है कि हमारा जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट होता था, वन और पर्यावरण, वो हमेशा कैबिनेट मंत्री के पास रहता था। इस बार उसका डिग्रेडेशन हुआ। बेसिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है वो शायद किसी कैबिनेट मंत्री के पास नहीं है। माध्यमिक शिक्षा है। तो हम लोगों जो देख रहे, ये कार्य क्षमता वाला मंत्रिमंडल ना हो के ये शायद कहीं किसी संतुलन के लिए, किसी 2024 ये आप कहना चाहते हो ये एडजस्टमेंट है? ये इसका सीधा मकसद चुनावी है। और जो हमें लगता था, जो पिछली बार योगी जी की सरकार पर ये तो संजय जी बता रहे थे कि आउटपुट ज्यादा आएगा इससे। जिस बात के लिए पाठक जी ने चिट्ठी लिखी थी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये उसी दिशा का मंत्रिमंडल है। ये वहीं पे जाएगा जो टीम 16, टीम 18, टीम 11, ये उसी तरीके का मंत्रिमंडल मुझे दिखाई देता है कि आखिर में सारी शक्तियां मुख्यमंत्री कार्यालय में समाहित होने वाली, क्योंकि जो वो तो वैसे भी अल्टीमेट पावर सेंटर रहता है उत्तर प्रदेश में। अल्टीमेट, हम लोग तो 22-23 साल से यही देख रहे हैं। अल्टीमेट पावर सेंटर रहता है, इसलिए किसी की जवाबदेही नहीं है। खाली मुख्यमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए, शर्मा जी को तो नगर विकास और ऊर्जा दोनों दिया गया। नहीं, वो ऊर्जा और वो जो उसके पीछे तो कहानी दूसरी है। मतलब हम लोग देख ही रहे थे कि आपको कैसे पता कि कहानी दूसरी है? नहीं, इसलिए पता कि उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया गया था। लोग समाचार आप लोग तो बताते हैं ना, आप लोग की पहुंच तो हमसे ज्यादा रहती है। तो आप कहानी हमें नहीं पता, वो आपको कैसे पता? आप लोगों ने आप लोग जो बताते हैं तो या तो हेमंत जी बताते हैं आपको, उसके बाद विश्लेषण का अधिकार तो हमारा है। तो समाचार आप देते हैं, विश्लेषण तो हम करते हैं, इसलिए जानकारी रहती है। ऑलराइट, मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया। बहुत लोग प्रतीक्षारत हैं कि आप ये बताएं कि मंत्रिपरिषद में जो विभागों का बंटवारा हुआ है उस पर हेमंत तिवारी की क्या ओपिनियन, क्या ऑब्जेक्शन और क्या सराहना है? अब चर्चाएं तमाम प्रकार की हैं और मंत्रिपरिषद में किसको क्या जिम्मेदारी मिली, इसकी मीमांसा, इसकी व्याख्या दूसरा विषय है। चर्चा तो यह है आमतौर पर सियासी फिजा में कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें सेंट्रल लीडरशिप की चली, उन्होंने अपने हिसाब से इंडक्शन दिए, चेहरे तय किए, और ये जो मंत्रिपरिषद कार्य विभाजन हुआ, ये कहते कि इसमें योगी जी की चली, मतलब मुख्यमंत्री। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस हिसाब की राजनीति कर रही है उस समग्र दृष्टि से आगे पीछे, भविष्य की योजना, अतीत के अनुभव, इन सब विषयों का सम्मिश्रित एक आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेती है। और इसलिए बार बार अक्सर भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से
हमको, आपको और हर आमो खास को चौंका देती है। चौंकाया देखिए, ही मैंने तो चौंकना बंद कर ब्रजेश दिया है। पाठक। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब आ जाएगा निर्णय तो चैनल पे चला देंगे। अब चौंकने वाला कोई विषय नहीं है। जैसे आप कल कितना चौंक रहे थे, कोई मुझे मुझे बता तो रहा था कि हेमंत जी काफ़ी चौंके जब PWD और दूसरे डिपार्टमेंट इधर उधर गए, तो क्या हुआ था कल? नहीं, PWD जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं और किसी विभाग देने या मिलने या न मिलने से उनकी सेहत पे मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ता है। कौन ऐसा मंत्री होगा जो चुनाव हार के डिप्टी CM बना और चुनाव हारने के बाद कम से कम 250 विधायक उससे मिलने गए हों? वही स्थिति ब्रजेश पाठक। मैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को योगी सरकार के 5 साल के पिछले कार्यकाल के उन मंत्रियों में गिनता हूँ जिनके यहाँ कभी भी 200, 500, 1000, 2000 से कम भीड़ इकट्ठे नहीं हुई। बाकी लोगों के यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए कि जब आप जनप्रतिनिधियों से मिलोगे, जब आप जनता से मिलोगे, डिलीवर करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करोगे। एक तो बात बताइए हेमंत जी, जमीन का नेता ही मैं करता पूरी है। लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है और रखी भी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन लगा आपको? देखिए, बेनिफिशियरी इंडिविजुअल किसको क्या बताएं। अब जैसे जितिन प्रसाद है, PWD के बारे में अलग अलग परसेप्शन लोगों का होता है। आपको क्या प्रॉब्लम है जितिन प्रसाद से? मुझे लगता है कि अरे मुझे क्या प्रॉब्लम है, किसी को मिले, हमको किसी से क्या लेना देना महाराज। जितिन प्रसाद की जो पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी उनको ग्रूम करना चाहती है आगे, ये तो तय है, इसमें कोई शक नहीं, और बड़े लीडर के तौर पर ग्रूम करना चाहती है। लेकिन वही ब्रजेश पाठक है। मैंने तो साल भर पहले, मैं एक छोटी चीज़ बता दूं ब्रजेश जी, बहुत ज़रूरी है लोग जानना। जब कोरोना काल का कष्ट एकदम प्रचंड वेग में था और यही ब्रजेश पाठक एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक पत्रकार के लिए, एक एक इंडिविजुअल के लिए लोग सिफारिश कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है आशीष मिश्रा, इंडिया टुडे के, उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट लिखी थी और उसमें उन्होंने लिखा था, ये 2021 को बता रहा हूँ, और जब लोग मर रहे थे, कहा कि ब्रजेश पाठक जैसे व्यक्ति को इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना देना चाहिए। मैं आज देख रहा था, मतलब आप सोचिए, साल भर पहले उसने लिखा। तो अगर आप बेहतर करोगे तो आपको बेहतर जिम्मेदारी मिलेगी। और देखिए, उनको भी जो विभाग मिला समग्र मिला, मतलब मेडिकल एजुकेशन, आयुष छोड़ दें तो बाकी चिकित्सा से जुड़े सारे विभाग उनके पास है। हाँ, चौंकाने वाली बात जब होती है तो निश्चित रूप से जितिन प्रसाद वाला फैसला चौंकाने वाला होता है। घूम कर आप जितिन पे क्यों आ जा रहे हो हेमंत जी? इंडक्ट, कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं और इस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, तजुर्बा है, बढ़िया तरीके से चलाएंगे जी। ब्रजेश शुक्ला जी को बुलाया जाए। बाकी तो थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका। अभी आप हेमंत जी के विश्लेषण सुन रहे थे, घूम कर वो एक ही नाम पे आ जा रहे थे। आपका आकलन क्या कहता है कि ये जो मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा हुआ है, इसका क्या चेहरा है, इसका क्या संदेश है, और ये जो नई टीम बनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें ये कितना परिणामदायक होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड होगी? ब्रजेश जी, इसका एक ही संदेश है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनको सीधे वो विभाग दे दिए गए हैं जो जनता के सामने सीधे जिम्मेदारी होगी इनकी। अब आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग, दिन प्रतिदिन लोगों को जूझना पड़ता है और आप जो करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह सामने आएगा जैसे अखबार में हम लिखते हैं वो सामने आ जाता है दूसरे दिन। और इसके पहले न्याय विधायी था उनके पास, अब उसका आम लोगों से सीधे ताल्लुक नहीं था। इसी तरह जो ग्राम विकास है, ग्राम विकास वो विभाग है जिसमें प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं चल रही हैं, पीएम की सारी योजनाएं ग्राम विकास के अधीन चल रही हैं। तो अब आपको रिजल्ट देना होगा। कारण क्या है कि गांव-गांव जितनी भी योजनाएं हैं उसका पूरा डाटा, उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, रोज
वो अगर मैं आपसे कहूं कि इस मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे पे 5 प्रमुख वो पावरफुल मिनिस्टर बताइए, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो दिया गया है, मैं आज तक एक बात देखता रहा कि नगर विकास अपने में एक इतना बड़ा विभाग था, अब उसमें ऊर्जा जुड़ जाए। ऊर्जा मंत्री तो बड़े बड़े दिग्गजों को देखा कि ऊर्जा अलग विभाग रहा है हमेशा। इस बार अरविंद शर्मा के ऊर्जा भी दिया गया और नगर विकास भी दिया गया। और मैं ब्रजेश पाठक का भी नाम लूंगा। ब्रजेश पाठक को ये विभाग बहुत बड़ा है। आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय पूरा और उसके साथ स्वास्थ्य शिक्षा जी, चिकित्सा शिक्षा, ये बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो आपके हिसाब से अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक, अनगिनत अवसर उपलब्ध है। तीसरा, आप दूसरी बात, जो तीसरा चीज ये है कि जो जितिन प्रसाद हैं उनको पीडब्ल्यूडी दिया गया है। वैसे तो पिछले दिनों तमाम जो पीडब्ल्यूडी के काम है वो ग्राम विकास में सन्निहित हो गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये तमाम बातें उधर चली गई हैं। लेकिन ये अभी भी इस पर इसका एक ग्लैमर है पीडब्ल्यूडी का, और लोग पीडब्ल्यूडी को ही मानते हैं कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज़, मैं केशव प्रसाद मौर्य का जो ग्राम विकास है उनके लिए पूरा अवसर है कि वो क्या करते हैं। पीडब्ल्यूडी का कोई रिजल्ट सामने नहीं आता था, सड़कें बनती थी और उसमें भी तमाम कटौती हो गई है। जो भारत सरकार की सड़कें हैं वो बनाते हैं, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी बहुत बड़ा विभाग है। तीसरी चीज, स्वतंत्र देव सिंह, उनका विभाग बहुत बड़ा इसलिए है कि आने वाला 24 ये निर्णय करेगा कि कैसे वो घर घर तक जल पहुंचाते हैं, नल पहुंचाते हैं, नल लगवाते हैं और पानी की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि 2024 जो है में ये मुद्दा बड़ा होगा कि कितने लोगों को मैंने पानी दिया है, कितने घरों को कनेक्शन दिए गए हैं, और जो हर घर को जो पानी देने की योजना है इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये बहुत बड़ा इसके लिए पैसा खर्च कर रही भारत सरकार, काफ़ी पैसा खर्च कर रही है और इसके लिए काम शुरू हो चुका है। आप देखिए बुंदेलखंड में बड़ी बड़ी मतलब एक योजना शुरू है और लोगों के यहाँ पानी पहुँचाने का काम जो है इस पर काम शुरू हो गया है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे पहुँचेगा ये महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूँ दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए। संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। आप सर बताइए कि ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया, आपका विश्लेषण, आपकी समझ क्या कहती है? इसका राजनीतिक उद्देश्य, इसका प्रशासनिक उद्देश्य, और ये कितनी परिणामदायक होगी ये बंटवारा? देखिए ब्रजेश जी, मेरी समझ से मैं इसको कदों के हिसाब से नहीं बांटता। मैं इसमें 2 जो महत्वपूर्ण नाम मेरी समझ में आ रहे हैं, एक केशव मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। ये जो 2024 का चुनाव है इसको साधने की जिम्मेवारी इन दोनों लोगों पर है जी। इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, देश अभी कोरोना महामारी से गुजर रहा है, 4था फेज आने वाला है, चीन में आ चुका है। ऐसे में ब्रजेश पाठक को जो जिम्मेवारी मिली है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और चुनौती भी है, उनके सामने चुनौती भी है। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत डूअर व्यक्ति हैं, बहुत परफॉर्मर रहे हैं, तो उन पर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व ने भरोसा करके सबसे चैलेंजिंग काम दिया है। देखिए, अगर कोरोना को ठीक से नहीं हैंडल किया जाएगा तो 2000 के चुनाव पर उसका असर पड़ेगा जी। तो एकदम जो सबसे कैपेबल आदमी था उनको लगा, उसको उन्होंने हेल्प दिया है। दूसरा, आप केशव मौर्य को देखिए, मैं उनके कद को किसी तरह से नहीं मान रहा कि उनका कद कम हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी को अभी एक नया स्वाद लगा है यूपी में, बीजेपी को शहरी पार्टी मानते थे, उसका आधार गांवों में बढ़ा है। तो केशव मौर्य एक तो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, पार्टी का पिछड़ा चेहरा है, तो उनको जो वो ग्रामीण इलाकों में भाजपा बढ़ी है उसको साधने की जिम्मेवारी दी है। इसके अलावा जो 3 मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह,
अरविंद शर्मा, जितिन प्रसाद, इनको उन कामों के लिए आगे रखा गया है कि जनता को जो ये दिखा सके। जैसे कि इन्होंने सड़कें दिखाई, बिजली दिखा रहे हैं कि बिजली के बिल हम कम करेंगे, तो इनको उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो, डूअर हो, काम कर सके और मिशनरी जील से लगे। तो आपको ध्यान होगा अरविंद शर्मा जब ब्यूरोक्रेसी में भी थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी थे, तो वो ऊर्जा देखते थे, गुजरात में भी। तो उन्होंने कई सफल प्रयोग किए हैं, खास करके जो ट्रांसमिशन को लेकर है, जो ट्रांसमिशन लॉसेस को कम करने के लिए है। तो उनको वो 2 विभाग मिले हैं जो इनको जो अपनी चमक दिखानी है जिन विभागों के भरोसे, वहां पर इन्होंने एक अलग सेट रखा है, जिनकी शायद मास अपील वैसी नहीं हो, लेकिन वो काम करा ले जाएंगे। और जो मास अपील वाले 2 लोग हैं, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, इनको इन्होंने रखा है कि भाई 2024 की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा आप दोनों पर है। आप देखिए, ब्रजेश पाठक की बात हो रही थी, ब्रजेश पाठक को जो ये विभाग मिला है बहुत चुनौतीपूर्ण वक्त में मिला है, लेकिन जिस तरह से मैं उनके काम करने की क्षमता को समझता हूं और जानता हूं, वो इसको कर ले जाएंगे। और इस मंत्रिपरिषद में जो विभागों का बंटवारा हुआ, उसमें आप किसकी छाप देखते हैं? मुख्यमंत्री की छाप है, संगठन की छाप है, या फिर मेरिट के आधार पर बंटवारा हुआ है? सबकी थोड़ी थोड़ी छाप है, सबकी थोड़ी थोड़ी छाप है, थोड़ा मेरिट भी है। बट बिल मंत्रिमंडल तो बेसिकली ब्रजेश जी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है, तो इसमें राजनीति की छाप थोड़ी ज्यादा है। अब ये लोग उससे निकल के कैसे काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले काम करके दिया उन पर भरोसा, उनको ज्यादा भरोसे के साथ बड़ी जिम्मेवारी मिली है। और नए लोगों को भी आगे आके कहा गया है कि अब आप भी आगे अच्छा करो ताकि हम आगे चलें। ये मिशन 2024 का वो एड्रेस करने वाला कैबिनेट है मेरी समझ से। ऑलराइट सर, मैं वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। आज विभागों का बंटवारा हो गया, जनता आपका ऑब्जर्वेशन सुनने के लिए काफ़ी प्रतीक्षारत है। ब्रजेश जी, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो विभाग अच्छा मिले, और किसी ने घटिया काम किया तो उसका विभाग छीन जाए। अच्छे और बुरे के आधार पर ही तो, परफॉर्मेंस के आधार पर ही तो विभाग मिलते और बिछड़ते हैं। और अपने यहाँ कहा भी गया है कि मूर्ख और भोगी लोग जब ऊंचा पद पा जाते हैं तो बौरा जाते हैं, एक साहित्यकार ने लिखा है। सियासत भी इससे अछूती नहीं है, सियासत में भी इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल का विभाग बटा, उसने ये साफ कर दिया कि केशव मौर्य के यहाँ जो भीड़ लगती थी, जो 150-200 सांसद विधायक जाते थे, शायद वो भीड़ अब धीरे धीरे बिंडसर पैलेस जो जितिन प्रसाद का घर है उधर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। सियासत में जो शिखर पर है वही पूजा जाता है। सत्ता और पद अगर गई तो नेता ढक्कन, और अगर कमजोर हुआ नेता तो भीड़ छट जाएगी। लेकिन इसका एक फायदा यह भी है ब्रजेश जी कि इसी बहाने केशव मौर्य को अपने और परायों की पहचान भी हो जाएगी। इसमें यह बात तय हो जाएगी कि जो भीड़ लगती थी वो अपने लाभ के लिए थी, पार्टी के निष्ठा के लिए थी, या नेता के लिए। केशव मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक का नंबर आया। ब्रजेश पाठक ने कोरोना में हिम्मत दिखाई, वो इकलौते मंत्री थे। जब लखनऊ में त्राई त्राई होने लगी तो उन्होंने खुलेआम पत्र लिखा और बयान दिया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार के अफसरों को फटकारा। वो एक हिम्मत का काम था और एक नेता के तौर पर ब्रजेश पाठक ने उच्च कोटि का काम किया। पार्टी ने उनकी अहमियत को समझा। लखनऊ में 7 और मंत्री थे लेकिन वो मौन रहे, और ब्रजेश पाठक की मुखरता ने लोगों को बड़ा मानसिक संबल दिया और सामाजिक राहत दी। वो दौर लोग भूल नहीं सकते जब अपनों को लोग खो रहे थे और अस्पताल में लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे। ब्रजेश पाठक एक सभासद से लेकर एक मंत्री और मुख्यमंत्री तक के बीच जो काम हो सकता है वो सब काम उन्होंने किया। चाहे किसी को खाना खिलवाना, बिस्कुट बंटवाना, पानी पिलाना, अस्पताल में भर्ती कराना, सिलेंडर दिलाना,
अपने घर से लेके अपने ऑफिस के संसाधन झोंक दिए उन्होंने, संबंधों का भी जितना इस्तेमाल कर सकते थे किया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बड़ा पद मिला है तो ये समय और राजनीति दोनों का तकाजा था। ये नाइंसाफी होती अगर उनको डिप्टी सीएम न बनाया जाता। अब बात आती है जितिन प्रसाद की बात बाद में करूंगा। जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्टी जीती, बहुमत में आई, रात दिन मेहनत करने वाले नेता थे, उनको इनाम मिलना था, उनको बड़ा ओहदा मिला, बड़ा मंत्रालय मिला और आज उन्होंने दिल्ली में एक पुरस्कार भी लिया। हालांकि वो महेंद्र सिंह का किया हुआ काम था, लेकिन उन काम को अब स्वतंत्र देव सिंह आगे बढ़ाएंगे। तो ये वक्त की बात है, करता कोई है, चमकता कोई और है। अब बात जेपीएस राठौर की आती है, जिनको सहकारिता जैसा बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया। एक जमाने में याद होगा आपको, मुलायम सिंह सहकारिता मंत्री रहे, शिवपाल यादव रहे, कल्याण सिंह रहे। इस प्रदेश में जो कई मुख्यमंत्री हुए वो पहले सहकारिता विभाग के मंत्री रहे। लोग तरसते हैं, परिवहन मंत्री के लिए लोग तरसते हैं। आरटीओ से लेके रोडवेज से लेके एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ग्रामीण इलाकों में एक जाल है, एक साधन की व्यवस्था है। दयाशंकर सिंह का भी कद अपनी उनकी पत्नी से भी ज़्यादा बढ़ाया गया। लेकिन इसमें मैं धर्मेंद्र प्रधान के योगदान और छाप देखता हूँ, जो उन्होंने अपने पुराना मित्र होने के नाते निभाया, पुराने साथी और उस अपने संगठन के व्यक्ति की पहचान की। अब आप दयालु मिश्रा पे भी आ जाइए, जिन पर दया आवश्यकता से ज़्यादा हो गई, न किसी सदन के सदस्य हैं और न चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी से आए थे और उनको सीधे सीधे स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। विभाग क्या मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्रोटोकॉल तो है। अब बात आती है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा आज भी उस स्थिति में है, अगर वो इस्तीफा न देते तो प्रधानमंत्री कार्यालय में वो नौकरी कर रहे होते। उनकी नौकरी आज भी जारी थी। एक बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। तमाम उनको लेकर विरोधाभासी बातें आई, लेकिन उनका राष्ट्रीय नेतृत्व पे जो भरोसा था, उसने उनको कैबिनेट मंत्री बनवाया और ऊर्जा मंत्रालय और नगर विकास, जिसके अलग अलग मंत्री हमेशा रहे। डिप्टी सीएम से कम उनका ओहदा नहीं है। ये लोग अब उनकी कार्यशैली देखने का इंतजार कर रहे हैं। वो ईमानदार अफसर के तौर पर उनकी जो छवि और पहचान है, अब वो उत्तर प्रदेश को उसका लाभ मिले, इस उम्मीद में लोग हैं। लोग कहते हैं कि एक जमाने में कल्पनाथ राय ऊर्जा मंत्री हुए थे मऊ से, जिन्होंने बिजली विभाग की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। अब लोग अरविंद कुमार शर्मा में उससे बढ़कर कुछ देखना चाहते हैं। बात आती है ब्रजेश जी जितिन प्रसाद की। हाँ, हेमंत जी काफी विचलित हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कारण। बजटीय आकार में अगर आप देखिए तो जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के मंत्री हैं। वो उप मुख्यमंत्री भले ना हो, लेकिन आज पीडब्ल्यूडी महकमा बहुत बड़ा महकमा है जो उनको मिला है। केंद्र में वो राज्य मंत्री रहे, बीजेपी में अभी उनको आए, मंत्री बने 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार शायद इसकी उम्मीद ना तो बीजेपी में कोई करता है, ना खुद जितिन प्रसाद करते होंगे। ये इस पर स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व की झलक दिखती है कि जितिन प्रसाद की केंद्र में कोई मजबूत पकड़ है, जिसने उनको ऐसी जगह बैठा दिया जहां डिप्टी सीएम का पद भी फीका हो जाए। तो ये सब किस्मत की बात है, बड़े चमत्कार हुए हैं जी। अच्छा, एक चीज़ ये है, हम लोग मंत्रियों के बारे में जानते हैं कि विभाग बढ़िया हो तो जिले में जाने पे काजू किशमिश बादाम सब आता है, और विभाग अगर घटिया हो तो तहसीलदार कोनो ठेला पर से चाय मंगा के पिला देता है, मंत्री आया। ऐसा नहीं होता वीरेंद्र जी, कम से कम इतनी इज्जत तो मंत्रियों की होती है, चाय तो मिल जाएगी। प्रोटोकॉल विभाग का मजा इसी से आप समझिए।
मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, हेमंत जी को काफ़ी जानकारी रहती है इन सब विषय पे। अब देखिए हेमंत जी एक मंत्री जी हैं, एक पल रोक लूं। हाँ। एक मंत्री जी हैं जी, जो हटा दिए गए, वीरेंद्र सिंह को पता है, जो हटा दिए गए वो श्रीमान जी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। वो जब दिल्ली जाते थे तो गाजियाबाद से लेके मेरठ तक का पूरा अमला विभाग का वो दिल्ली में आके जम जाता था। और जब वो नोएडा रुकते थे तो एक शक्ति सदन है जो सरकारी गेस्ट हाउस है बिजली विभाग का, वहाँ 100 से 150 लोगों का भोजन बनता था, सारा जिम्मा विभाग का होता था। तो विभाग कितना मरा क्यों न हो, कितना बड़ा क्यों न हो, मंत्रियों के प्रोटोकॉल में भोजन भजन काजू बर्फी से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। और जो हटाए गए मंत्री जी ने, उनके खिलाफ यही शिकायत थी। वैसे शाम की दवाई का पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन अब आप ही दोनों को पता है, मैं तो इस सब बारे में ज़्यादा जानता नहीं। लेकिन एक चीज जानिए कि सुरेश खन्ना का कद घट गया, उनका एक विभाग चला गया, अब वो भी तो संसदीय कार्य रह गए, चिकित्सा शिक्षा चला गया। धर्मपाल सिंह पहले सिंचाई मंत्री थे, किसी तरह दोबारा आए, अब उनको पशुपालन और अल्पसंख्यक कल्याण दे दिया। नंदी को उद्योग मंत्री तो बनाया, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनसे अलग कर दिया, अवस्थापना। तो कुछ लोग जो पहले लोटस पानी पीते थे, अब उनको कहा जा रहा है भाई चिम्मच से पियो, इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं है ना। तो इतना अंतर आया है विभाग बंटवारे में जी। बहरहाल जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। हम लोग तो जो है हेमंत जी इन्हीं सब विषयों के लिए ज्यादा विचलित हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि न कद बड़ा, न पद बड़ा, न ओहदा बड़ा, वक्त वो बड़ा होता है जो वक्त के साथ आपके साथ खड़ा हो, वही सबसे बड़ा है। और इस सरकार में एकमात्र ऐसे नेता हैं ब्रजेश पाठक जो सबके लिए सर्वसुलभ हैं। अब समस्या इस बात की है ब्रजेश जी कि माचिस की तीलियां तो सब एक जैसी होती हैं, किसी से घर जल जाता है और किसी से दीपक जलता है। अब वक्त की बात है, असली बात यही है एक्चुअली, असली बात यही है। हाँ, बाकी बुराइयां तो सब नजर आती हैं जब आदमी पद से हट जाता है तो। हाँ, तो जब पद नहीं रहता और जब मंत्री पद चला जाता है तो क्या होता है सुनिएगा कि खबर जो भी हो देते जाना, असर हम देख लेंगे, और बारात सजेगी तेरे द्वारे तो क्या हुआ बता देना, एक आखिरी नज़र हम भी देख लेंगे। और अब चिंता तुम नई शहर की करो, पुराना शहर हम देख लेंगे। और मेरी जिंदगी को बीच मझधार में छोड़ दी तूने, चलो जाओ अब जिंदगी की सारी लहर हम देख लेंगे। किसके लिए है वैसे ये? बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि जिस तरह से सदन में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में तालमेल दिखा, उसका ये सिलसिला क्या आगे भी जारी रहेगा? तो रोहित सोलंकी लिखते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी तालमेल होना बेहद आवश्यक है। तो समीर पाठक लिखते हैं कि विपक्ष जनता के मुद्दों का प्रहरी होता है, तालमेल रखना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, उचित बात है। और विनोद प्रजापति लिखते हैं बेहतर तालमेल से ही उत्तर प्रदेश का विकास किया जा सकेगा। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। डिबेट के प्रारंभिक चरण में संजय जी ये बात निकल कर सामने आई कि डिलीवरी से ज़्यादा तालमेल और एडजस्टमेंट वाला बंटवारा है ये मंत्रिपरिषद में विभागों का। नहीं, मुझको लगता है कि देखिए राजनीति जिस तरह से बदल रही है उस तरह से पैमाने बदल रहे हैं। हम जब राजनीति का विश्लेषण यहाँ पर मंत्रालयों के अनुसार कर रहे थे तो हमने सहकारिता को इस बहस में बहुत छोटे स्तर पर आंका था। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से देश में कोऑपरेटिव विभाग का एक अलग महकमा बनकर अमित शाह जी के पास पहुँचा है, वो देश के परिवर्तन का एक बड़ा मापदंड बनेगा। और उत्तर प्रदेश में के मंत्रिमंडल के विस्तार में सहकारिता को, वैसे सहकारिता महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा प्रभावी है, उत्तर प्रदेश में इतना प्रभावी नहीं है,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गांव तक और नीचे तक पहुंचाने के लिए कोऑपरेटिव एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। निश्चित रूप से हम जब 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, आप चाहते हैं कि मैं 5 में बढ़ा के 6 पावरफुल कर लूं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब विश्लेषण कर रहे हैं तो पुराने पैमाने पर कर रहे हैं। करेक्ट। सरकार जब डिलीवर करेगी तो आप देखिएगा कि यही हम आकलन कर रहे हैं कि केशव जी के पास जो विभाग है वो बहुत हल्का है, इस आधार पर हम उसका कर रहे हैं। लेकिन जब डिलीवरी होगी तो आप देखिएगा कि इस सिस्टम से डिलीवरी के नए मापदंड स्थापित होंगे और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की दिशा भारतीय जनता पार्टी ने तय की है वो परिणाम में परिवर्तित होगी। मुझको लगता है कि मंत्रिमंडल का ये जो इस बार का जो बंटवारा है वो निश्चित रूप से परिणाम में दिखाई देगा। बहुत बेहतर आधार पर कुछ विभागों को एक साथ रखा गया है, उसमें बेहतर क्रियान्वयन हो, उसका जो क्रियान्वयन हो वो परिणाम में बदले, इसलिए बहुत बेहतर आधार पर ये मंत्रिमंडल बना है और मैं आशा करता हूं कि इसके परिणाम भी बहुत बेहतर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने 14 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन दिखे हैं उसके और बेहतर परिणाम जनता महसूस करेगी। संजय जी, जिन मंत्रियों को ड्रॉप किया गया है इस बार पिछले कार्यकाल के मुकाबले, उनके परफॉर्मेंस को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। देखिए, मैं तो एक बेसिक बात जानता हूं कि परफॉर्मेंस की वजह से हटाए गए। मैं एक बेहतर एक आपको बात बताऊं कि आप लोग भी बहुत बागवानी करते होंगे। जो हम पौधा लगाते हैं तो उसकी कटाई छटाई करते हैं, जब कटाई छटाई होती है तो ग्रोथ बढ़ जाती है। तो मुझको लगता है कि दायित्वों में जो परिवर्तन हुआ है उनको संगठन में बेहतर स्थान मिलेगा। ये अच्छी बात है कि कटाई छटाई को आपने स्वीकार किया। बिल्कुल बिल्कुल, जो कटाई छटाई जो परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन का सुखद परिणाम निकलेगा और ये शाश्वत नियम है। सुधीर पंवार जी, उम्मीद है कि आपको क्लियर कट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, नपे तुले साफ और बोल्ड शब्दों में बता दिया गया कि जिनके लिए अभी आप छाती कूट रहे थे उनकी कटाई और छटाई हुई है। नहीं, बात तो ब्रजेश ये है ना, आई अप्रिशिएट संजय चौधरी, ये कटाई छटाई कर कौन रहा? सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि कटाई छटाई किसने की? यदि आप निरंतरता की बात करें, हम सब सामान्य व्यवहार में जानते हैं कि जिसका काम अच्छा होता है उसे पारितोषिक दिया जाता है, उसे अच्छा दिया जाता है। यहाँ अच्छा उसे दिया गया जो विभाग हैं जिसका काम ही नहीं देखा किसी ने, जिसका काम देख रहे थे उनका तो उनके पास ऐसे विभाग दिए गए जिसमें करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जैसे आप नए जो लोग बने उनके पास सारे महत्वपूर्ण विभाग गए और जो लोग पुराने जिनका माना जाता था, लेकिन भाजपा का ठीक है, जब लाभार्थी से ही चुनाव जीतना है, जब बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीतना है तो फिर काम करने की जरूरत। इनका कहना है ग्रोथ तब होगी जब कटाई और क्या संजय जी बोले छटाई बता रहे थे, कुछ कटाई छटाई। हाँ। तो वो कटाई छटाई में तो खैर ये लोग मतलब सिद्धस्त हैं, एक्सपर्ट हैं उसमें। तो जिनकी पैरवी आप कर रहे थे उनकी कटाई छटाई हुई, लेकिन क्यों कटाई छटाई हुई वो कारण भी तो होना चाहिए ना। आप ही बता दो, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो हेमंत जी जो बता देते हैं मैं वही मान लेता हूँ। वो वनों में सीधे पेड़ काटे जाते हैं, सीधे पेड़ की कटाई जल्दी होती है क्योंकि वही दिखते हैं जो आप नज़दीक। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, एक गंभीरता के उसमें कि जो इनके जो वो हमारे सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक को मत से मिला और एक को प्राविधिक, और मत शायद पहली बार ही कैबिनेट में आया होगा और प्राविधिक अच्छी बात है। देखिए, ये तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हाँ, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड कुछ और थी। आपको कैसे पता? वो भाजपा में आए कुछ और थे। नहीं, आपको कैसे पता? वो एक सेकंड जनता के साथ अपने देखो, आप प्रोफेसर आदमी हो, मैं बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। अपने वर्ग के सवाल, अपने वर्ग के साथ सवाल तो सुन लो। अपने वर्ग के साथ वायदा क्या करते? अरे सवाल तो ले लो। आपको कैसे पता कि उनको मत्स्य के अलावा और कुछ चाहिए? मत्स्य तो उनके पास वैसे भी रहता है, तो उसके अलावा उन्हें सामाजिक न्याय चाहिए था। ऑल राइट, ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद है। ब्रजेश जी, आप मुझे बताइए कि ये जो सहयोगी दलों को पद दिए गए, एक को मत्स्य, एक को प्राविधिक शिक्षा, तो हालांकि कैबिनेट में जगह दी गई 16 की कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम के अलावा, तो क्या इनको वो उस तरह के विभाग दिए गए जैसा कि अपेक्षित था या फिर इनको साइड कर दिया गया? ब्रजेश जी, पहले मैं वीरेंद्र जी अभी बता रहे थे तो उसमें एक घटना बताना चाहूंगा। अरे प्लीज, कि एक मंत्री लगे हाथ उस मंत्री का नाम भी बता देते तो मजा आ जाता। नहीं, एक मंत्री थे, वो जाते थे, अपने सेना बना रखा था,
और वो वहां पर डीएम से कहते थे कि साहब अंडरवियर और बनियान तक मांगते थे अपने समर्थकों के लिए। एक दिन मुख्य सचिव ने कहा बताइए क्या हाल है, तो मैंने पूछा कि क्या हाल, क्या बात हो गई, तो उन्होंने पत्र डीएम का दिखाया मुझको, तो उन्होंने कहा विजय ये हालत है। मैंने फिर और पता किया, मैंने एक खबर लिखी थी, हेमंत जी जानते हैं, भागो भागो मंत्री आया। अब बात को भी मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया, कहा ये कैसे खबर छपी, क्या है, तो हमने कहा कि आप अपने मुख्य सचिव से पूछ लीजिए क्या स्थिति कर रहे हैं मंत्री लोग। तो कुछ लोग हल्के विभाग पाने के बाद मतलब चड्डी बनियान तक ले लेते हैं, कमाल है। तो अरे वो 40 लोगों की सेना चलती थी उनके साथ में, और खाने में देर हुई, कानपुर में खाने में देर हुई तो क्रॉकरी तोड़ दी, पूरी क्रॉकरी तोड़ डाली। तो वह डीएम ने पत्र लिखा फिर मुख्य सचिव को। अब पता नहीं हेमंत जी ऐसे लोगों के साथ बैठते क्यों, मैं तो यही नहीं समझ पाया आज तक। अरे मैंने अपने भाई ब्रजेश मिश्रा से सीखा है की बात उन लोगों के साथ बैठना। ये कहते हैं कि हम तो मछुआरे हैं जी, मछुआरे, तो अब इसमें इनको करना पड़ेगा और उनको जोड़ना पड़ेगा। मत्स्य विभाग कोई वैसा नहीं है जिसमें काम दिखाएं। अब 2024 आ रहा है तो उसमें उसको कोई काम छोटा नहीं होता। देखिए क्या होता है अभी आगे। वैसे वो शायद हो सकता है कि कहे के बाद कुछ और आगे। अच्छा, आप ये क्या कारण मानते हो कि संजय चौधरी सहकारिता को लेकर बड़े कंसर्न हैं, तो सहकारिता का क्या इशू है? मतलब हम लोग जोड़ नहीं पाए थे उसको, अब जोड़ लिया है। बनने जा रहा है सहकारिता। नहीं, वो सहकारिता इसलिए क्योंकि अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो एक बहुत बड़ा प्रारूप तैयार हो रहा है भारत सरकार का। और वो गुजरात में जिस ढंग से सहकारी संस्थाएं चल रही वहां बड़ी सफल हैं। ये अमूल जो देखते हैं ना हम लोग, अमूल भी सहकारी संस्था है। करेक्ट है। तो इस तरह एक बड़ा प्रारूप बन रहा है, बड़ी भूमिका रही। और सहकारिता विभाग बहुत बड़ा विभाग बनने जा रहा है। जी हेमंत तिवारी जी, अब आपकी प्रतिक्रिया हम समझना चाहेंगे। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि ये डिलीवरी देने वाला बंटवारा है विभागों का, या फिर इसको सांकेतिक माना जाए, और या फिर प्रशासनिक क्षमता के आधार पर ये विभाग वितरित किए गए हैं? जैसे आपके मित्र को मत्स्य दिया गया है। मैं जवाब हाँ जवाब मैं देता हूँ, लेकिन एक कुछ मैं कन्फ्यूजन से आप सामने शेयर कर लूँ। इस पूरी लिस्ट को आप देख डालिए, इसमें धर्मार्थ कार्य विभाग का कहीं जिक्र नहीं है। न कैबिनेट मंत्री, न राज्य मंत्री, स्वतंत्र विभाग, न राज्य मंत्री। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। काशी विश्वनाथ धाम जैसे बड़े बड़े स्थान इसी विभाग से संचालित तो वो चीफ मिनिस्टर के पास रह गया होगा ना, 34 डिपार्टमेंट्स वो कैरी कर रहे हैं। नहीं तो उसमें नाम होना चाहिए ना, मेंशन कहीं होना चाहिए। इसका मतलब नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ हो सकता है कहीं नहीं है। उनको अभाव सहायता से लेके जो भी विभाग है वो सब उसमें जिक्र है, धर्मार्थ कार्य से जिक्र नहीं है। ये है कुछ, और इसको सिंपली अज्यूम नहीं किया जा सकता कि जो कुछ कहीं नहीं है वो मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं वो बाकायदा दर्ज हैं दाहिने हाथ के खाने में। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री, ये विभाग, इतने विभाग गिनती से जी कहीं नहीं दर्ज है। दूसरा चीज, एक बात तो देखनी चाहिए, अभी इससे काम नहीं चलने वाला। डिलीवरी तो तब होगी जब आप ब्यूरोक्रेटिक रिसफल करेंगे। आप ऐसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐसे मंत्रियों या ऐसे विभागों में नहीं लगा दें तो उसका काम ही रुक जाए। जैसे कम से कम 1 दर्जन ऐसे विभाग थे जहां मंत्री जी और प्रमुख सचिव में ही झंझट चलती रही सर, कई दिन, कई साल। उससे बचना होगा। तीसरे, जैसे अभी साल 1988 बैच के अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, ये नगर विकास के मंत्री हैं, और इन्हीं के बैचमेट 1988 बैच के डॉक्टर रजनीश दुबे जी हैं, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नगर विकास हैं। संजोग देखिए कि जिस साल सिलेक्शन हुआ था उसमें हायरार्की में, मतलब नंबर में डॉक्टर रजनीश दुबे ऊपर थे। तो इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए वे शायद कुछ ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस तो करने पड़ेंगे। वहाँ तो या तो
बाद के बैच का कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ना भी होना हो तो आप इस तरह के सुझाव देके पद से हटवा ही दोगे आप? हटवाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिक्कत होगी ना। अच्छा सुनिएगा भाई, रहने वाले को दिक्कत नहीं, आपको कष्ट क्यों हो रहा है? आप क्यों उनको हटवाना चाहते हो? मैं कह रहा हूं, मैं हटवाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अरे इसका सुनने के बाद तो ट्रांसफर हो जाएगा, उत्पन्न हो सकती है, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, अभी आपने सारी बात किया। देखिए, जब नेता डिलीवर करना चाहता है तो हर विभाग उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी होमगार्ड और जेल विभाग के मंत्री महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर जनता के नेता हैं, जनता के बीच जाते हैं। करेक्ट। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, ध्यान रखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य डिलीवर करने वाले आदमी हैं। केशव प्रसाद मौर्य से ज़्यादा विधायक किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। अगर कोई जाते हैं तो फिर वो ब्रजेश पाठक हैं। ये बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ? PWD में जितने विधायक गए होंगे केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, मैंने 50-25 विधायकों को जुबान से सुना है। नहीं, उसी का नतीजा है कि उनको दोबारा से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। पॉपुलैरिटी होगी तभी तो बनाया गया। और यही नहीं ब्रजेश जी, ये जो ग्राम विकास विभाग है ना, ये बहुत बार बार सब जिक्र कर रहे हैं, ये जनता से जुड़ा बहुत बड़ा विभाग होने जा रहा है। और 2024 में मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद। उसके लिए महत्वपूर्ण विभाग है। संजय बेचन जी, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि ये सिर्फ एडजस्टमेंट है विभागों का बंटवारा, ये मेरिट पर है, प्रशासनिक क्षमता पर है, या फिर ये विशुद्ध राजनीतिक है 2024 के लिए? देखिए ब्रजेश जी, मेरी समझ से ये जो पूरी कैबिनेट है डिलीवरी के लिए है। इस सरकार का, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है गवर्नेंस में, वो है डिलीवरी। इन्होंने जो देश के गवर्नेंस में डिलीवरी का कहीं कोई स्थान ही नहीं था, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उन्होंने डिलीवरी के कंपोनेंट को ऐड किया और उसकी स्पष्ट छाप मुझे इस कैबिनेट पर भी दिख रही है। देखिए, स्कीम ऑफ गवर्नेंस में आप देखिएगा चीजें इवॉल्व करती हैं। आपको थोड़ा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव बताता हूं। 20 साल पहले, 22 साल पहले पर्यावरण विभाग का कोई महत्व नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन देखिए कैसे विभाग इवॉल्व हुआ। अभी देखते देखते देखिए जल शक्ति का मंत्रालय इवॉल्व हुआ, महत्वपूर्ण मंत्रालय हो गया। जल शक्ति कोई जानता नहीं था, जल शक्ति आज केंद्र का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। उसी तरह सहकारिता का मंत्रालय है, जो कि मतलब अमित शाह जैसे सरकार के नंबर 2 को उसकी जिम्मेवारी दी गई है। तो स्कीम ऑफ गवर्नेंस में चीजें कैसे इवॉल्व करती हैं, इस पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं। और वो मैं हेमंत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मंत्री जो है अगर बदलाव पर आ जाए तो वो बहुत छोटे विभाग में भी बहुत बदलाव कर सकता है और उसकी आपको छाप और उसकी धमक पूरे देश में सुनाई पड़ सकती है। तो इसलिए आप किसी मंत्री को क्या मिला है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि कौन मंत्री क्या डिलीवर कर पाता है। और 2024 बीजेपी के सामने 2024 की चुनौती है। अखिलेश यादव बहुत मजबूती के साथ, एक मजबूत विपक्ष है उनके सामने, तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, तो उनको डिलीवर करना है। उनको अपने वोट बैंक को न सिर्फ इंटैक्ट रखना है बल्कि उस वोट बैंक को इंक्रीज करना है। और जैसा मैंने आपको कहा कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ये योगी के अश्वमेध के 2 घोड़े हैं। ये आगे चलेंगे और आप देखना इनकी धमक। मुझे समझ में आता है कि ये 2024 के महत्वपूर्ण सारथी होने वाले हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति के। और डिलीवरी तो इनका डिलीवरी इनका फोर्टे है, तो डिलीवरी तो ये करेंगे। अब जनता के साथ तारतम्य बैठाते हुए जो ह्यूमन फेस ऑफ डिलीवरी है, वो कैसे ये प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे जनता तक पहुंचाते हैं, ये देखने की बात होगी। और प्रशासनिक सुधार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इनको प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि जब डिलीवरी की जो गाड़ी है ना, वो डीएम के स्तर पर जाकर अटक जाती है। आप जितनी कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब डीएम के अंदर होती हैं। तो उस व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करना होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। करेक्ट। तो इसलिए जो डिलीवरी बहुत शुक्रिया आपका संजय बेचन जी, मजबूत लोगों को इन्होंने जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बहुमूल्य विचार आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा में प्रस्तुत किए। बहुत शुक्रिया
और धन्यवाद। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।